एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम नई वेब सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है एक्सोटिक लो गुरु एक्सपर्ट वेब सीरीज। हमारे साथ है गुजरात के और सूरत की बिग पर्सनालिटी और है जो फेमस है लो में, वो जो है नाजुमुद्दीन मेघानी जी। मेघानी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमने जो आज टॉपिक लिया है जमीन, संपत्ति और कानून, पर उससे पहले हम मेघानी जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो मेघानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल के स्टूडियो में। और जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में हम दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं कि आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आई एम बॉर्न बॉट अप इन सूरत। सूरत के वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में जी LLB का कोर्स किया। उसके पहले पीटी साइंस कॉलेज में BSc में ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। जी BSc के बाद LLB करके लॉ में एज एडवोकेट प्रैक्टिस सूरत पे ही स्टार्ट करी थी। जी और पर्टिकुलर लैंड प्रॉपर्टी की मैटर में एक्सपर्टाइज होने की कोशिश करी और एक्सक्लूसिव लैंड और प्रॉपर्टी सब्जेक्ट और उसके रिलेटेड जितने कानून हैं उसी में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। जी तो मेघानी जी के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जमीन मिल्कत के रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है, आपके मन में कुछ दुविधाएं हैं, तो आप ज़रूर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9227645700 पे आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। आपको उसका समाधान जो एक्सपर्ट है लो गुरु के मेघानी जी, उनके द्वारा दिए जाएंगे। और साथ में फेसबुक पे भी आप हमें लिख सकते हैं, आपके प्रश्न यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको उत्तर मिलेगा यहाँ से। तो आगे चलते हैं। तो मेघानी जी, और मैं जानना चाहूँगी कि लो एक्सपर्ट में आपने जो सिद्धि प्राप्त की है, जितनी भी कितने साल से आपने ये सिद्धि प्राप्त की है, डिग्री ली हुई है आपने? LLB की डिग्री लेने के बाद 1978 से जी सनद मिलने के बाद 1978 से प्रैक्टिस स्टार्ट करी। जी आज 45 इयर्स ऑलमोस्ट होने को आई प्रैक्टिस में। जी तो 45 इयर्स का वाइड जी एक्सपीरियंस इसी लाइन में जी अनस्टॉपेबल है। जी 45 इयर्स की जर्नी में आपने बहुत सारी सिद्धि प्राप्त की है। मुझे जहाँ तक पता है कि आप बहुत सारे टीवी शोज में भी आप जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जमीन और मिल्कत वाला, वो सही मायने में जो कायदे की जो जानकारी है वो आप ही के द्वारा मिलती है। आप कई सारे पेपरों में, अखबारों में भी आप अपने एक्सपर्ट की ओर से आप जो लेख वहाँ पे भी लिखते हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा वहाँ से हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव आपके यहाँ इतनी 45 इयर्स की जर्नी में कुछ ऐसा अनुभव रहा हो आपके लिए जो एकदम उम्दा हो एक्सपीरियंस आपका उसमें, या किसी को बहुत अच्छी तरह से उसके बेनिफिट मिला हो, ऐसा कुछ? प्रैक्टिस के दरमियान बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है और अलग अलग फील्ड के आदमी से मिलना जुलना हुआ है। जी इसी दरमियान सूरत के मातबर यानी गुजरात के मातबर अखबार संदेश के साथ उनसे मुलाकात दो चार हुई थी। उसी में सूरत के जो लोकल एडिटर थे मनोज गांधी जी उसने एक दिन सुझाव दिया कि आप ये लीगल फील्ड में इतनी जानकारी है तो क्यों ना आप ये आपका नॉलेज एक्सपीरियंस ये कॉमन मैन को शेयर करें, क्योंकि आज कॉमन मैन को जो है उनको कानून की जो रिलीफ लेना होता है वो बहुत
डिफ़िकल्ट होता है, कॉस्टली भी बहुत होता है जी और कई बार उसमें उनको चीटिंग भी होती है। जी अगर उनको थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है तो एक तो चीटिंग से बच सकते हैं और अवेयरनेस अगर कानून की होती है तो वो रेमेडी भी अच्छी तरह से मिल सकती है। जी तो उन्होंने मेरी पहली कॉलम लो गुरु करके स्टार्ट करी थी 2008 में जी और जब पहली बार भेजे तो संदेश के जो सर्वे सर्वा है उनके सीएमओ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जी उन्होंने मेरे को ऐसा सुझाव दिया कि लंबे लंबे कानून के आर्टिकल से कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आप अगर ऐसा कुछ कर सके कि कानून का कोई एक सब्जेक्ट है उसको सिर्फ 4 से 5 पेज में, जिसको बुलेट लाइन बोलते हैं, जी वैसा जी अगर आप लिख सकते हैं तो अपन वो कॉलम चालू करें। और वेस्टरीज से बहुत कठिन बात थी पहले शुरुआत में कि 15-20 पेजेस के जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए उसको सिर्फ 4 से 5 लाइन में उसका एसेंस देना, उसका अर्थ देना। जी पहले स्टार्टिंग में इस काम में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सब समरी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद वो बहुत ही सक्सेस भी रहा और लोगों को बहुत जानकारी भी मिली और 4 लाइन में पूरा कानून का जो एक सब्जेक्ट पर जी उसकी जो एसेंस है वो पता चला और पूरे गुजरात में ये बहुत ही पॉपुलर कॉलम रही और जी। तब से लो गुरु मेरे नाम के पीछे भी लग गया क्योंकि फाल्गुन भाई ने इस कॉलम का नाम लो गुरु रखा था। जी जी तो फिर वो फाल्गुन भाई पटेल संदेश के सीएमडी थे, उनका वो वर्ड मेरे नाम के पीछे भी धीरे धीरे जी। लग गया। जी और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये बुलेट लाइन के बाद में ऐसा लगा कि एक सब्जेक्ट को थोड़ा वाइडली लेके एलोबरेट करें, तो उन्होंने प्रॉपर्टीज लॉज एंड व्यूज के नाम से आर्टिकल संदेश में चालू किए। जी वो हमने 2011 से चालू करे। आज की तारीख में भी संदेश में हर मंडे को वो उनकी जो कमर्शियल पेज है उसी पे आता है और बहुत पॉपुलर है आज भी। हर एक एडवोकेट लैंड से रिलेटेड जो है वो कॉमन पब्लिक, जुडिशरी में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी ऑफिसर सब वो अच्छी तरह पढ़ते उनके कटिंग अपने पास रखते हैं जी और आज की तारीख में लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आने से मेरे को भी लिखने में और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता रहा जी और ये एक लिखने की जो एक्टिविटी है जी। वो लाइफ का एक पार्ट हो गया। जी जी और ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल और कॉलम लिखने के बाद जी उसका कंपाइल किया तो बुक बन गई। जी बुक लिखने के बाद ऐसा बोला कि आप ये खाली आर्टिकल का जो संकलन करते हैं उसके बदले कोई सब्जेक्ट पे बुक लिखो आप। तो उसी में से फिर पुनल लॉ हाउस है जो पब्लिशर गुजरात के सबसे बड़े हैं, जी उन्होंने मेरा कांटेक्ट किया और उन्होंने लैंड के सब्जेक्ट में बुकों लिखने का थोड़ा प्रोत्साहन दिया। जी तो आज 2013 से बुक्स लिखने का चालू किया है और 10 साल में कम से कम मेरी 30 बुक्स वाह क्या अलग बात, अलग सब्जेक्ट क्या पे बात, क्या बात। लैंड रिलेटेड है, वो जी। बहुत पॉपुलर है। उसकी वजह ये है कि गुजराती सब लैंग्वेज में कोई कानून की बुक अवेलेबल होती नहीं। बहुत कम ऐसे जी। ऑथर है कि जो गुजराती में कानून की बुक लिखते हैं। जी जी इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ बुक्स ऑथर्स मिलेंगे, लेकिन गुजराती में लिखने वाले बहुत कम हैं। जी जी तो उसी में आज 30 से ज़्यादा बुक्स मेरी सब कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं, जी सरकारी ऑफिसर रेवेन्यू में जो काम करते हैं उनको मिलते हैं, एडवोकेट को, जी और सभी में ये एक
गुजराती ऐसे भी गुजरात में जो भी अपन एडवोकेट होवे, जुडिशरी होवे के रेवेन्यू ऑफिसर होवे, जी इंग्लिश का कमांड होता नहीं है, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल पास ऐसे नॉलेजेबल अच्छी बुक, तो आज गुजराती बुक ऑलमोस्ट सब जगह पे पॉपुलर हो रही जी है। जी वाह क्या बात है। मतलब कि आपने इतनी सारी बुकें भी लिखी है, मतलब लोगों के लिए, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो पीपल है उनको लिए आपने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध की है कि जो कानून है उसको आप गलत जगह पे जाओ नहीं, गलत जगह से आप आजकल फ्रॉड भी सर बहुत हो रहा है, तो इसी के चलते हुए अगर सही जगह पे सही न्याय और सही जानकारी अगर मिलती है तो हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं। तो इसी दरमियान क्या है कि हमने एक और प्रयास किया कि मंथली जर्नल चालू किया, लैंड लॉस जजमेंट। जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है लास्ट मंथ में जो आए, उसको गुजराती में ट्रांसलेट करके हम हर महीने एक लैंड लॉस जजमेंट करके जर्नल बाहर पढ़ते हैं। जी और 10 साल से कंटिन्यूस ये जर्नल बहुत फेमस है कि लेटेस्ट जजमेंट उन लोग को गुजराती में मिल जाते हैं। वाह क्या बात है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ है मेघानी जी, एडवोकेट जो लोग के हैं और जमीन मिल्कत के एक्सपर्ट है। आप उनसे कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो या आपके कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरत से ही आप पूछ सकते हो, आप कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी आप पूछना चाहते हो, कहीं से भी जानकारी लेना चाहते हो, आप हमें सिर्फ यहाँ पे फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं, या तो हमारे जो चैनल का नंबर है 9227645700 पे आप पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आपकी जो सिद्धियां है, आपने बुक भी लिखी है, साथ में और भी एक बात है कि मेघानी जी सेमिनार्स भी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही बात पहुंचे, फ्रॉड से बचे। इसी के लिए कई कई तरह से इसी को लेके, टॉपिक को लेके वो सेमिनार भी करते हैं, तो आप वहीं पे भी जा सकते हैं, वहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। सर आगे चलते हैं। तो आपका अच्छा अनुभव हमने सुना, अच्छा अनुभव आपने बताया, बट कोई बुरा अनुभव भी आपके साथ हुआ होगा इतनी जर्नी में, तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। देखो, एडवोकेट की लाइन ऐसी है कि इसमें दो पार्टी होती है जी एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यानी एक फरियाद करने वाला है, दूसरा उसको आरोपी बोले के बचाव करने वाला होता है। जी तो हर बार स्मूथली केस होता है ऐसा नहीं होता है। कई बार कितने का इंटरेस्ट होता है, वो जब रिस्क में आ जाता है तो कुछ भी करते हो। और लैंड में ऐसा होता है कि फेयर प्रैक्टिस होती है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कीमत बहुत बड़े स्टेक होते हैं, करोड़ों रुपए की लेन देन होती है। जी तो आप जानते हैं कि ये लैंड की लाइन में जैसे भूमाफिया वर्ड है, जी डॉन वर्ड है, लैंड ग्रेबर है, ऐसे सब बहुत वर्ड्स है। तो जब भी कोई गरीब आदमी होए तो उसको अपनी ज़मीन बचाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके लिए क्या होता है कि ऐसे कोई एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो वो ज़मीन को ग्रैबिंग करने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। जी और जब ऐसे केस जब कोई गरीब का आता है तब बहुत फेस करना पड़ता है। जी पहला फेस ये करना पड़ता है कि जो होता है वो जानता होता है कि एक गरीब आदमी है तो बहुत फीस आपको देते नहीं होंगे, जी तो उन लोग पहले अपन को एक लालच देने की कोशिश करते हैं कि उसके पास कुछ फीस मिलेगी नहीं, हम तुमको इतना परसेंटेज देते, इतना ऑफर करते हैं, आप बीच में से हट जाओ अगर तो उसका हॉस्टाइल हो जाओ ऐसा। जी तो ये जब ऐसा होता है ना कि लालच जब आती है तब अपना मनोबल की एक एग्जाम हो जाती है लाइफ में जी कि ऑनेस्टी और पैसे दोनों के बीच में सिलेक्ट करने का हो जाता है। जी बिल्कुल लेकिन भगवान की कृपा से
एक चीज़ पूरी लाइफ में प्रिंसिपल रखा है कि कभी भी किसी क्लाइंट के साथ हॉस्टाइल नहीं होने का, अगर तो उसके साथ गद्दारी नहीं करने की। जी अगर ऐसा लगे कि बहुत कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो क्लाइंट को बोल के अपन उसमें से निकल जाते हैं कि भाई ये सामने सामने है और उसमें मैं तेरे को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरे कोई भी एडवोकेट को रख सकते हैं। जी मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूँ कि एक सूरत की ज़मीन में जी। एक गरीब आदमी की ज़मीन थी, करोड़ रुपए की ज़मीन थी, नहीं तो 100 करोड़ की थी। ओ उसमें इंडिया का जो बहुत जाने माने ऐसे जो डॉन बोलते हैं कि जो जी एलिमेंट्स है जी वो उनमें इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने पहले बहुत प्यार मोहब्बत से फ़ोन किया कि जी। मेघानी जी हमारे साथ आ जाओ, दो पैसा आपको मिलेगा, दो पैसा जी। हमको मिलेगा, अपन काम करते हैं, उसको संभाल लो। जी मैंने बोला ऐसे नहीं हो सकता है, मैं तो मेरी फ़र्ज से ज़्यादा मेरे को पैसे का कोई लालच भी नहीं है और मेरे को उसका कोई शौक भी नहीं है जी। लग्जरी लाइफ का। जी जी वो जब देखा कि बहुत सारे लालच देने से भी अपन नहीं आ रहे तो फिर धमकी दी कि आपको आपकी फैमिली के साथ सूरत में रहना हो, अगर आपको जिंदा रहना हो तो जी। इसमें हट जाना पड़ेगा। जी तो इतने प्रेम से बात करके अपने को हटाने की कोशिश की। मैंने बोला चलो मैं हट भी जाऊंगा तो जी। कोई दूसरा एडवोकेट आएगा, जी। उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और जो हो गया है, जो सूट फाइल हो गया है, वो तो पेपर पे आ गया है, बोर्ड पे आ गया है, तो उसमें से छटकने के अभी बहुत चांसेस कम है। जी तो ये ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप क्लाइंट को संभालो कि आपकी लाइफ संभालो। लाइफ संभाल सही बात। लेकिन जहाँ आदमी का इंटेंशन सही होता है तो भगवान मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें फिर उसने देखा कि ये कुछ दाल गलने वाली नहीं है, जी तो वो एलिमेंट्स वो केस में से निकल गए कि भाई हम तुम्हारे हिसाब से जो आगे बढ़ता करो। जी ये ऐसी से कई बार अपनी लाइफ भी डेंजरस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि कई बार किसी गरीब आदमी की ज़मीन अपन बचाते हैं, जी किसी ने उसकी ज़मीन कब्जा कर लिया हो और टाइटल में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स कर लिया हुआ है और बचाते हैं, तो वो गरीब आदमी जब अपने सामने बोलता है कि आप मेरे भगवान हो, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, तो अपने को वो भी एक बुरे के साथ एक अच्छा भी एक्सपीरियंस होता है कि लोगों जैसे डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, वैसे कई बार अपने उनकी लाइफ में ऐसी कीमती जगह बचाते हैं तो उन लोग भी अपन पे ऐसा बोलते हैं कि आप भगवान के स्वरूप में हमको मिले, अदरवाइज तो हमारी ये ज़मीन हमारे हाथ में नहीं रहती। तो लाइफ में दोनों बैलेंस होके चला ही करता है। रोज़ नए नए आदमी, नए नए लोग, नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं, लेकिन बहुत एक्साइटेड लाइफ रहती है एडवोकेट की, क्योंकि हर रोज एक नई समस्या में से हल निकालना होता है, उसकी रेमेडी ढूंढनी होती है। जी और वो एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो जैसा कुछ नई इनोवेटिव चीज़ लाने की होती है, तो स्टडी करने का, नए सब जजमेंट निकालने का, तो एक एक्साइटमेंट भी रहता है, तो लाइफ में मज़ा आता है। जी वाह क्या बात है। मतलब आपका जो बैड एक्सपीरियंस था वो भी आपने हमारे साथ शेयर किया। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जमीन, मिलकत और कायदा। मेघानी जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में इतना सब कुछ हमारे दर्शक मित्र ने भी आज जाना। हमारा जो एपिसोड ये रहेगा वेब सीरीज़ का एवरी सैटरडे 8 PM, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस एपिसोड को। बाद में हम YouTube पे भी टेलीकास्टिंग करते हैं, ज़्यादा आपको जानना है तो वहीं से भी आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। कई दर्शकों के प्रश्न भी आए हुए हैं तो हम बात करेंगे। सर प्रश्न जो आया है वो वेचाण दस्तावेज में अवेज का क्या महत्व है। और भी एक बात बता दूं दर्शक मित्र की मेघानी जी की खुद की भी YouTube चैनल है, वहाँ पे भी गुजराती में बहुत सारे ये जमीन मिलकत के जो
नियम है उसके बारे में उन्होंने बताया, बट गुजराती में है। हमने शो शुरू किया है हिंदी में, ताकि हमारी जो चैनल है वो डिजिटल है और वर्ल्ड वाइड है। यहाँ पे गुजरात के भी कई सारे लोग सर आउट कंट्री में भी है, उनके भी कई सारी ज़मीनें यहाँ पे है गुजरात के अंदर, तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उनकी ज़मीनें बेचने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी प्रश्न है। हम आज प्रश्न भी लेंगे। तो ये जो प्रश्न है, वेचाण दस्तावेज में अवेज का महत्व क्या है, उसके बारे में बताइए सर। देखो, अवेज और प्रॉपर्टी का सेल करना, और सेल किसको बोलते हैं, वेचाण किसको बोलते हैं, तो ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट से इसको रेगुलाइज होता है। जी जी। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में सेक्शन 54 में सेल की डेफिनेशन दी है जी कि कोई भी एक ऑनरशिप है जी। वो ऑनरशिप अगर आप ट्रांसफ़र करना है तो कंसिडरेशन अवेज, इमीडिएट अवेज तो यहाँ डिफर के फ्यूचर में अवेज आप देंगे, इस तरह से अगेंस्ट द अवेज आप अपना ऑनरशिप राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उसको सेल बोलते हैं। इसका मतलब कि कोई भी सेल, कोई भी वेचाण दस्तावेज, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो विदाउट कंसिडरेशन, बिना अवेज कोई भी सेल हो सकता नहीं है, बेचान हो सकता नहीं है, बिक्री हो सकती नहीं है। तो कोई भी प्रॉपर्टी की बिक्री करने के लिए, ऑनरशिप राइट ट्रांसफ़र करने के लिए अवेज का होना आवश्यक है। इट्स अ कंपल्सरी इन ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर अवेज के बिगर कोई ट्रांसफ़र होता है, अगर डील होता है, तो वो इलीगल बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है। तो वो ऑनरशिप राइट उनको मिलते नहीं है, वो वेचाण दस्तावेज वॉइड सेल डीड बोला जाता है। तो इसका कंपल्सरी के हर एक ट्रांजेक्शन में अवेज का इतना महत्व है कि इज द सोल ऑफ ट्रांजेक्शन, वो आत्मा है सेल डीड की। जी। तो ये था प्रश्न जो वेचाण दस्तावेज में अवेज का कितना महत्व है, तो आपको जानकारी मिल गई होगी। आगे चलते हैं, वेचाण दस्तावेज में कब्जा का कितना महत्व है। देखो, कोई सेल करते हैं कोई प्रॉपर्टी का, लैंड का, तो उसमें तीन चीज बहुत महत्व की होती है। एक पर्सन के जो ले और बेच करता है, यानी ऑनर। दूसरा है अवेज, और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोजेशन, जिसको अपन कब्जा बोलते हैं। जहाँ तक पोजेशन हैंडओवर नहीं करते हैं, वहाँ तक वो डील कंप्लीट होता नहीं है। जैसा अवेज के देना कंपलसरी है, वैसा ही पोजेशन का ट्रांसफर होना भी आवश्यक है। अगर पोजेशन आप हैंडओवर नहीं करते तो वो ट्रांजैक्शन भी आधा, यानी कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन अपन कह सकते हैं इन कानून लैंग्वेज में। अभी ये पोजेशन होता है, कई बार क्या होता है कि इसका प्रत्यक्ष होता है और कई बार परोक्ष होता है। एज एग्जाम्पल, अगर भाड़ूत है, अंदर रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो अपन टेनेंट के साथ में प्रॉपर्टी बेचते हैं तो पोजीशन टेनेंट के पास में होता है। तो जब ऐसा होता है तो प्रत्यक्ष कब्जा नहीं, लेकिन जब वेचाण दस्तावेज में ऐसे लिखने में आता है कि टेनेंट के राइट्स के साथ में, यानी परोक्ष पोजीशन हैंड ओवर किया है, यानी पोजीशन का हैंड ओवर होना वो भी एक आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट्स वेचाण दस्तावेज के लिए है। जी जी। तो ये वेचाण दस्तावेज में कब्जा का कितना महत्व है, ये हमें जानकारी दी। हमारे साथ है लॉ गुरु एक्सपर्ट मेघानी जी, एडवोकेट। तो फिर से सभी दर्शकों को बता दूं कि ये गुजरात के फेमस लॉ पर्सनालिटी है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आपकी जमीन मिलकत के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका प्रश्न भेज सकते हैं।
9226457000 जो हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आगे चलते हैं, जो प्रश्न आए हैं दर्शकों के वो हम ले रहे हैं। वेचाण दस्तावेज के लिए कौन से कायदे हैं जो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, सावचेती रखनी चाहिए? जी। कोई भी एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज अंडर द परव्यू ऑफ लॉ होती है। जी। आदमी जब कोई एक मकान बनाता है तो उसका प्लान पास होना चाहिए, एनए होना चाहिए। ऐसी रीत से एक बिजनेस करता है तो भाई उसका लाइसेंस लेना चाहिए, उसका सेल टैक्स का जो कानून है वो करना चाहिए। वैसे से प्रॉपर्टी में वेचाण दस्तावेज में भी ये कानून लगता है कि भाई तुम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन में किसी कानून का रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, कानून आपको ये ट्रांजेक्शन करते अलाउ करता है कि नहीं। अगर वो रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो परमिसेबल नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन, वो बिक्री है वो वॉइड हो जाती है, इलीगल हो जाती है। एज एग्जाम्पल गिने तो अपन लैंड की बात करते हैं, तो लैंड में क्या होता है कि खेती की लैंड होती है, बिन खेती की लैंड होती है, यानी एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड। गुजरात के कानून के हिसाब से देखने जाए तो एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट होता है, वही खरीद सकता है। अगर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो वो दस्तावेज इलीगल होता है और उसके पे वो दस्तावेज से वो ज़मीन उसको मिल सकती नहीं है। वैसे इससे कई बार उसमें जो होता है वो टेन्योर होता है, नई सरहद जमीन, जूनी सरहद जमीन, ग्रांटेड लैंड। जब ऐसे कोई टेन्योर में लैंड होती है तो वो टेन्योर का जो ऑनर होता है, अगर तो वो टेन्योर का जो प्रोविजन है कानून का वो भी ख्याल में रखना चाहिए। एज एग्जाम्पल कि टेनेंसी एक्ट गणोद्धारा में अगर किसको जगह मिली है तो वो प्रतिबंधित सत्ता प्रकार की गिनी जाती है, यानी कि ऐसी गणों से मिली हुई जगह, टेनेंसी एक्ट से प्राप्त हुई जगह कलेक्टर की यानी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर परमिशन के बिगर बेच नहीं सकते। अगर प्रायर परमिशन नहीं ली और ट्रांजेक्शन किया तो जगह सरकार की हो जाती है और पैसा डूब जाता है। तो जब भी कोई जगह खरीदते हैं तो वो देख लेना चाहिए कि इस ट्रांजेक्शन में जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसको कोई कानून का रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। अगर रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी है तो इस बारे में बहुत सावचेती रखनी चाहिए और कानूनन अगर परमिशन लेनी है तो प्रायर परमिशन लेनी है तो प्रायर परमिशन लेनी है, पोस्ट परमिशन लेनी है पोस्ट परमिशन लेती है। लेकिन विदाउट प्रायर परमिशन अगर ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड हो जाता है, वो ज़मीन से उनको ऑनरशिप प्राप्त नहीं होती है। जी जी। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है, और प्रॉपर्टी आप अगर बेच रहे हो तब भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, खेडूत का दर्शक मित्र जो है उनका प्रश्न है कि खेडूत दर्शक जो है उन्होंने लिखा है कि उनकी ज़मीन या मिलकत उनको बेचनी है तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं और हमारे साथ भी कुछ फ्रॉड हुआ है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। और कई सारे ऐसे खेडूत मित्र जो हैं उनके साथ बहुत सारी कई फ्रॉड हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है कि हमें लोग के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, हमें जो बताया जाता है उसी हिसाब से हम करते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि हमारे साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो गया है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए उनको अगर ज़मीन उनकी बेचनी है तो? देखो, जमीन का जब ले बेच का बात आती है, अगर उसको सेल करते तो तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक अपन ने देखा कि अवेज कंसिडरेशन, पोजीशन और कानून, तीन चीज़ है। अगर अपन जमीन बेचते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते हैं तो अपना जो एम होता है, उसका मकसद होता है वो है कि उससे अपन को पैसा की अपनी
जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अपन पैसे के लिए ज़मीन बेचते हैं तो वो सिक्योरिटी होनी चाहिए अपने पास कि जिसको ज़मीन बेचे उसके पास पूरा पैसा जहाँ तक नहीं आता है, 100% पेमेंट नहीं आता है, वहाँ तक उसको सेल डीड कर देना नहीं चाहिए, उसको पहचान दस्तावेज रजिस्ट्री कर देनी नहीं चाहिए। एक बार रजिस्ट्री हो जाती है ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, तो फिर वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। पैसे मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी थिंग हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर वैसे से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर पैसे की वसूलात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोर्ट के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और आजकल ये भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में जैसे कैश अमाउंट, चेक अमाउंट, जिन्हें अपन बोलते हैं कि ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व होता है। जी। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि उसके पे जो अमाउंट लिखी होती है वो अमाउंट आपको चेक से मिल जाती है, और जो कैश ट्रांजैक्शन है, जो रोकड़ में ट्रांजैक्शन लोग करते हैं जिसका इलीगल, वो कैश ट्रांजैक्शन करना कानूनन इनकम टैक्स से कानून से भी गलत है, इलीगल है, और ऐसे भी वो इलीगल है दूसरे कानून से भी। लेकिन अगर ये चलती है, एक प्रैक्टिस है सोसाइटी में, तो कैश का अमाउंट बाकी रख के जो आदमी दस्तावेज करता है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। उसका मिलना, उसका पैसा रिकवरी करना बहुत ही कठिन हो जाता है, बल्कि कई बार मिल ही नहीं पाते। तो जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो ऐसी में होते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये मैं चेक है जो सेल डीड में लिखा है, जो रजिस्ट्री में लिखा है वो दे देता हूँ, और कैश के अमाउंट के चेक दे देता हूँ, वो आपको 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मिल जाएगी। अगर तो मेरी लोन पास हो जाएगी तो मैं दे दूंगा। जो ऐसी रीत से करके ये सेल डीड करवा लेते हैं, तो ऐसे बेचने वाले जरूर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो बहुत रिस्की काम है। तो कभी भी पैसे बाकी रख के, कैश और चेक कहीं भी पैसे बाकी रख के सेल डीड के रजिस्ट्री करना चाहिए नहीं। ये बहुत सावचेती की चीज़ है। वैसे इससे पैसे बाकी होते हैं और पोजीशन मांग लगते हैं कि भाई मेरे को पोजीशन दे दो, अपन सेल डीड बाद में करेंगे, आप मेरे को पोजीशन दे दो, मैं उसमें बुकिंग करूंगा, और बुकिंग के पैसे आएंगे मैं आपको उसको दूंगा। तो एक बार पोजीशन प्रॉपर्टी का दे देते और पैसे नहीं आते तो उसकी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंस जाती है, और लिटिगेटेड प्रॉपर्टी होती है तो नहीं तो ज़मीन हाथ में रहती है, नहीं तो पैसा, और बरसों तक कोर्ट में चक्कर में फंस जाता है आदमी का। जो मकसद है प्रॉपर्टी से पैसे लाने का, वो पूरा नहीं होता है, और उसमें उसकी लाइफ कई बार रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जी। तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी मेघानी जी। आगे चलते हैं। प्रश्न जो आया है कि क्या सहियारी मिलकर वन वैचायला हिस्से में हमको मिली है, तो क्या हम उसका दस्तावेज कर सकते हैं? कॉमन टेनेंट यानी कॉमन अगर जमान है को ओनर से, तो 2 तरह से होती है। एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वारसागत मिलकर एक व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके सब जो सक्सेसर्स है, वारसदार है, उनको साथ में प्राप्त है। तो 2 भाई हो गए, 2 बहन हो गए, 4 का नाम पे हो जाती है। तो जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, जो जिसको अपन बोलते हैं वडिलोपार्जित मिलकत, वारसाई से जो मिलकत प्राप्त होती है, तो उसके को ओनर जो होता है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसका खरीदने का पहला राइट्स उसके को ओनर को होता है। तो 4 आदमी होते हैं, उसमें एक आदमी को तो बेचनी है, एक ओनर को, तो बाकी के 3 को उसको ऑफर करनी पड़ती है कि मेरे को ये बेचना है। तो आपका पहला हक है, जिसको जो प्रियम्पशन राइट बोलते हैं, अग्र हक, तो उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए मेरे को बेचना है, आप खरीदने वाले हो तो पहला हक आपका है, मैं आपको बेच देता हूँ। वो ना बोले तो आप दूसरे को बेच सकते हैं। तो वडिलोपार्जित एंसेस्टर प्रॉपर्टी का जो अगर कोई सैयारा जो है अनडिवाइडेड शेयर अगर कोई सेल कर खरीदता है तो वो रिस्क लेता है। पहले जो उनका प्रियम्पशन राइट होता है वो को ओनर का होता है, वो अगर
उसको पीछे बिगर बेचता है तो सेल डीड कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। जी लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप का होता है तो 4 नाम होते हैं, जी कई बार 2-4 लोग साथ में मिलके जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जी तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी सिवाय की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, को ओनर प्रॉपर्टी है, वो को ओनर कोई को भी बेच सकता है, उसमें उनको अग्रहक का जो कानून है वो लागू नहीं पड़ता है। और वैसे जो कोई अनडिवाइडेड शेयर बेचता है तो वो बेच सकते हैं, उसमें को ओनर की साइन लेने की कि उसका कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी को ओनर की प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो उसके पोजीशन में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक को ओनर की प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होती है वहाँ तक परचेजर वो प्रॉपर्टी में पोजीशन में दाखिल हो सकता नहीं है। तो उसको पहले कानूनन डिवाइड करना पड़ता है, उसको डिवीज़न करना पड़ता है, हर एक के शेयर अलग होते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। जी तो बेचने लेने के बाद भी उसकी जो ऑनरशिप है वो ऑनरशिप रहती है, लेकिन पोजीशन उसको मिलता नहीं है। जी तो सैयारी मिलकर खरीदते वक्त ये सब चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि आप लेने के बाद अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते तो परचेस करने का कोई मतलब रहता नहीं है। जी अगर परचेस करने के बाद अगर कोई को ओनर उसका जो आग्रह होता है, प्रेम्स एंड राइट होता है, अगर उसके हिसाब से अगर आपके सामने सूट फाइल कर देता है और वो दस्तावेज कैंसिल करने का कैंसलेशन के लिए सूट फाइल कर देता है तो आपका अवेज, आपका दस्तावेज, आपके राइट्स सब रिस्क में आ जाते हैं। जी तो कानूनन जो प्रोविज़न है वो ध्यान में रख के अनडिवाइडेड शेयर सहियारी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो खरीदना चाहिए, और अच्छी तरह से कानून के पर्व्यू में जो भी करना है जो करके ही खरीदनी चाहिए। जी जी सर, आजकल ये भी होता है कि सपोज कोई भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कई एक दर्शक का ऐसा क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, दस्तावेज के पेपर्स जो है वो जेरोक्स हमें दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। जब सौदा करने जाते हैं, जब उनको टोकन दे देते हैं, जब उनके साथ बात कर लेते हैं, सब फाइनल कर देते हैं, बाद में जब पता चलता है कि उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर ओरिजिनल उनके पास है ही नहीं, ऐसा भी बहुत जगह पे हो रहा है। तो अगर कुछ भी प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, वो आप बताइए सर। देखो यामिनी में ये आपका जो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चुकादे है, तो सबसे बड़ी बात होती ये है कि परचेजर की वो जिम्मेदारी है टाइटल देखने की, जी जी सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी टाइटल का इन्वेस्टिगेशन करना, टाइटल का वेरिफिकेशन करने की कानून ने जवाबदारी परचेजर पे डाली है। तो खरीदना सावधान, जी परचेजर बी अवेयर, या वो प्रिंसिपल है। तो जो खरीदता है उसको परचेजर कुछ भी पेपर देवे वो पेपर पे डिपेंड रहना नहीं चाहिए। यस उसको खुद को जहाँ से ओरिजिनल पेपर मिल सकते हैं, जहाँ से उसका सोर्स है, वहाँ से वो लेने की, निकालने की जिम्मेदारी परचेजर की है। जी फिर वो बाद में बोले कि मेरे साथ चीटिंग हो गया तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। जी जी तो अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उसको चेक करना है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट दिखा है तो ये सच है झूठ है, तो उसको उसका सर्च कराना पड़ता है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, जी रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखना पड़ता है कि इसकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। उसमें सब रजिस्टर में देख के देखना चाहिए कि भाई ये रजिस्टर्ड हुआ है कि पेंडिंग है, जी और उसमें जो नाम है वही नाम जो परचेजर अभी जो सेलर है वही नाम है कि दूसरे नाम है। जी तो ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वेरिफिकेशन का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो परचेजर की है। जी और कानून ये परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई
इग्नोर करता है, कि बेदरकारी करता है, तो उसका जो रिजल्ट है उसको भुगतना पड़ता है। वो फिर वो कंप्लेंट करने जाए कि मेरे को इसने चीटिंग किया, नहीं ये पेपर दिखाया, नहीं ये दिखाया, नहीं वो, तो कानून उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो जो भी परचेसर है उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी है। तो खरीदार कोई हर एक टाइटल को वेरिफिकेशन अपने पूरे सोर्स से करना जरूर है, उसमें कभी भी बेदरकारी के इग्नोरेंस चलता नहीं है। जी जी, बहुत ये प्रश्न जरूर थे बहुत लोगों के साथ। कई लोग ऐसे हैं कि एक ही पेपर जेरोक्स दिखाते 3-4 लोगों को प्रॉपर्टी बेच देते हैं, टोकन ले लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि प्रॉपर्टी के पेपर ओरिजिनल उनके पास है ही नहीं, या तो कहीं बैंक में है, या तो कहीं किसी को दिए हुए हैं, या तो उनके पास कुछ है ही नहीं। फिर भी आधा पैसा पहुंच जाता है, उसके बाद उनको पता चलता है। और पहले ये कच्चे पक्के का जो हिसाब किताब है उसमें पहले बोल देते हैं कि कच्चे का पैसा पहले दे दो, पक्के का बाद में हम देंगे, तब तक पता नहीं चलता है कि उनके पास ओरिजिनल पेपर है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं है। यही समस्या कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कितना नहीं, और वेरिफिकेशन कहाँ करवाना चाहिए? देखो, हर चीज अगर देखने जाए तो हर चीज के जो विषय होते हैं उसके निष्णात होते हैं। अपन बीमार होते हैं जी। तो अपन को पता होता है कि दवा कोई डॉक्टर रखता नहीं है जी। उसकी दवाई तो मेडिकल स्टोर में मिलती है जी। लेकिन आप बीमार होते हैं और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाके दवाई लेने का करेंगे तो मे भी आप गलत रास्ते पे हो जाते हैं। तो आपको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़े और डॉक्टर बोले वो दवा लेनी है। जी, जी, वैसे प्रॉपर्टी के मैटर में इसके एक्सपर्ट है एडवोकेट। जी। तो आपको कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे एडवोकेट के साथ तो पहले उसके पास जाके पूरा टाइटल वेरिफिकेशन करवाना है, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, बाद में वो परचेज करनी है। जी। लोगों को क्या है कि कई बार जो बचत करने की आदत होती है, बचत करने की आदत तो नहीं बोली जाती लेकिन जो लालच होती है ना उसका सवाल है कि स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए सेल डीड नहीं करेंगे, खाली पावर ऑफ अटर्नी लिखा लेते हैं। जी, जी, जी। टाइटल सर्टिफिकेट में एडवोकेट को पैसे देने के बदले खाली खुद ही देख लेते हैं कि भाई 7 बार में के प्रॉपर्टी कार्ड में इसका नाम है तो मालिक है, क्योंकि कौन खाली पैसे देने के एडवोकेट को। तो जो आदमी ऐसा डायरेक्ट मेडिकल स्टोर्स में दवा लेके पौधा खुद की बीमारी दूर करना चाहेगा तो वो अच्छा भी हो सकता है लेकिन बुरा ज्यादा होता है। तो ये सब एक एक्सपर्टाइज काम है प्रॉपर्टी करना। आजकल तो क्या है कि लोगों की मोरालिटी इतनी खराब हो गई है कि उन लोग वेट ही करते हैं कि कोई बंदा आ जाए अपने में फंस जाए। सही बात है। तो ये जब अपन जानते हैं कि आजकल चीटिंग इतना सब हो रहा है, फ्रॉड इतना सब फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है फ्रॉड, और लोगों में मोरालिटी नहीं है, तो अपन को भी कॉन्शियस रहना चाहिए और उसके एक्सपर्ट के साथ मिलके डील करना चाहिए। आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते तो एक एडवोकेट को 5,000, 10,000 के 25,000 फीस देने में हचकिचाते हैं कि भाई वो एडवोकेट है वो तो 2,000 में 5,000 में सेल डीड कर देता है और आप 25,000 मांगते हैं। तो एक चाय तुम लारी पे पिएंगे तो 2 रुपए की मिलेगी, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 10 रुपए की मिलेगी, 5 स्टार में जाएंगे तो 75 रुपए की मिलेगी। लेकिन हर एक की क्वालिटी, हर एक का कॉन्शियस अलग होता है। तो जो फीस लेगा तो इतनी सर्विस भी आपको देगा। तो आप इतना बड़ा रिस्क लेके चलते, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कॉन्शियस रह के उससे अच्छे से अच्छा इन्वेस्टिगेशन होए। ऐसे भले एक बार एक्सपेंसिस होए, लीगल एक्सपेंसिस होए, वो भुगत कर भी उसको चलना चाहिए। जी। और एक प्रश्न है कि जमीन कौन बेच सकता है, मतलब ये किस तरह का है, जमीन कौन बेच सकता है? कानून में ऐसा है कि nobody transfer better title than what he had purchased। जो
मालिक की हक है, जी जिस तरह जो धारण करता है उससे अच्छे टाइटल कोई दूसरे को दे नहीं सकता है। तो जिसकी मालिकी है वही प्रॉपर्टी बेच सकता है। जी जो मालिक नहीं है वो दूसरे को प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है। जी आपको अच्छी तरह है कि आजकल क्या होता है कि इनकम टैक्स की वजह से जी अकाउंट के हेड बढ़ाने के लिए जी हस्बैंड वाइफ दोनों के अलग अलग इनकम टैक्स में अकाउंट होते हैं, बैंक में अकाउंट जी होते हैं। जी वो एक्चुअली वाइफ कोई एक्टिव पार्टनर होती नहीं है, सिर्फ उसका नाम होता है जी और उसकी चेक बुक हस्बैंड के पास रहती है, वही जी। साइन करके व्यवहार करता रहता है। जी 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 तो ऐसी चीज में हो सकता है कि हस्बैंड कोई की साइन करके, वाइफ की साइन करके, बच्चे की साइन करके ट्रांजेक्शन बिजनेस कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी में वाइफ की प्रॉपर्टी है तो वाइफ की सिग्नेचर बगैर वो उसका ट्रांजेक्शन हो सकता नहीं है। जी भले वो उसके पैसे हस्बैंड के वाइफ के नाम पे लिए, फिर भी वो वाइफ की सिग्नेचर यानी वाइफ की सिग्नेचर ही होनी चाहिए। अगर हस्बैंड ने सिग्नेचर करके दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, बेचने वाले को और लेने वाले दोनों को। जी तो जिसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी बेच सकता है, उसके सिवा दूसरा बेच सकता नहीं है। जी जी अगर ऐसा करता है तो पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ता है। वो एक सब्जेक्ट अलग है, पावर ऑफ अटर्नी आज का वो सब्जेक्ट नहीं। अपन जी, फ्यूचर जी। की सीरीज में पावर जी। ऑफ अटर्नी क्या होती है, जी, किसको जी, देना जी, चाहिए, जी, उसका रिस्क क्या है जी। और कब कैंसिल होता है, कब एक्सिस्टिंग होता है। अपन पावर ऑफ अटर्नी पर इन पूरा फ्यूचर विषय अपन एक एपिसोड जी। करेंगे। जी जी बहुत ही आज तो बहुत ही हमारा ये एपिसोड लंबा चला। और भी क्वेश्चन एक अजय भाई राजन से है, उन्होंने पूछा है जमीन मिलकत बेचते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। काफी कुछ हमने बता ही बहुत दिया सारा है, तो बता दिया है आज तो ज़्यादा। बता ही दिया है। बट और भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें बिल्कुल ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके प्रश्न आप डिटेलिंग में थोड़ा सा लिखेंगे तो और भी अच्छे से हम जानकारी देंगे। ये आज से हमारी ये वेब सीरीज शुरू हुई है लो गुरु एक्सपर्ट के साथ, एक्सोटिक लो गुरु एक्सपर्ट एपिसोड 1। फिर से सभी दर्शकों का जाते साथे स्वागत करती हूँ। और आज हमारे मेघानी जी यहाँ पे उपस्थित हुए, उनका दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। नेक्स्ट एपिसोड हमारा जो रहेगा एवरी सैटरडे 8 PM फेसबुक लाइव रहेगा। अगर मेघानी जी काफ़ी बिजी रहते हैं, अगर कहीं इधर उधर उनका हुआ कुछ, अगर हम सैटरडे नहीं आ पाते हैं तो हम इंस्टाग्राम लाइव पे या तो एडवांस रिकॉर्डिंग करके भी हम दिखा सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम लाइव भी हम कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ से हम इंस्टाग्राम लाइव कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज रहेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अशांत धारा और जंत्री पे भी आए हुए हैं सर, तो क्योंकि ये बहुत मेजर प्रश्न लोगों का है तो वो उसके बारे में हम जानकारी सभी को देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया। एंड देखते रहिए आगे एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ से उपलब्ध होंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड वापस मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर।